नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपनी इस कक्षा में मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें अपने जितने भी वाद है, जैसे संभववाद है, नवनिश्चयवाद है, नियतिवाद है, अपवादवाद है, प्रसंभववाद है, उन सभी वादों के बारे में संक्षिप्त जानकारी अपन यहाँ लेंगे। क्योंकि अपनी कक्षा के अंदर भी ये समस्या रही है कुछ विद्यार्थियों की कि सर हमारे ये बिंदु समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इस बिंदु को यहाँ अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र अपने इस लेसन का नाम है। और इसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपनी पुस्तक का नाम क्या है, मानव भूगोल है। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले देखिए कि भौतिक पर्यावरण क्या है। भौतिक पर्यावरण जो प्रकृति से संबंधित एनवायरनमेंट है अपना, अर्थात जो प्रकृति या नेचर है, इस एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? प्रकृति है। कि प्रकृति जितने भी कोई नियम बना रही है, उन नियमों को मानव को मानना पड़ेगा। जैसे हम आदिकाल की बात करें कि आदिकाल का जो मानव था, वह मानव प्रकृति को ही सर्वेसर्वा मानता था। अर्थात आकाश स्थानीय देवता मानता था, पृथ्वी स्थानीय देवता मानता था, वायु स्थानीय देवता मानता था, जल को भी अगर पीना है तो उसको भी प्रणाम करके पीना था। अर्थात प्रकृति के एक एक बिंदु को या कण कण को भगवान मानता था और इसके सभी नियमों को वो मानना सर्व शक्तिशाली था। इनको मानना अवश्य समझता था कि प्रकृति ने जो भी नियम बनाए हैं अपने लिए वह अनिवार्य है। तो मानव इसीलिए क्या कहलाया? प्रकृति का दास कहलाया। अर्थात प्रकृति के जितने भी नियम हैं, उन नियमों को मानव को मानना पड़ता था। इसलिए मानव को क्या कहा गया? प्रकृति का दास कहा गया है। अब क्या है कि प्रकृति के जितने भी नियम हैं, उन नियमों को मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अर्थात प्रकृति के जितने भी जो नियम थे, उन नियमों में ये मुख्य उसकी एक धारणा रही है कि मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। कि मानव जो भी वह जितने भी उसके विचार थे, उन सब विचारों को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। इसीलिए मानव का क्या कहलाया? प्राकृतिकरण कहलाया। यह है अपने एक बॉक्स के अंदर अच्छी तरह बता रखा है दाएं पृष्ठ पर कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। अर्थात मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। प्रकृति के नियमों को मानना, जितने भी उसने नियम बनाए हैं वो सर्वे सर्वा समझेगा उनको। तो इसी प्रकार से मानव का प्रकृतिकरण से एक विचारधारा बनकर के आई हमारे पर्यावरण निश्चयवाद। अर्थात इसका पर्यावरण निश्चयवाद का मतलब क्या है कि प्रकृति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और मानव तो क्या है कि साहब उसका दास है। अर्थात प्रकृति का मानव क्या है? दास है। तो इस प्रकार से ये तो हमारे आदिकाल की एक धारणा रही है। दूसरी अपन इधर देखें कि जैसे ही प्रकृति के जितने भी नियम थे, उन नियमों को मानव ने क्या किया साहब? समझा। और समझ करके फिर मानव जनित संस्कृति पर्यावरण का उसने निर्माण किया। जैसे सर्वप्रथम में मानव ने जब वह आदिकाल का जीवन जी रहा था, तो उस आदिकाल से आगे आकर के उसने थोड़ी अपनी तकनीकी का विकास किया, बुद्धि का विकास हुआ। जैसे मानव ने प्रकृति के नियमों को समझकर और तकनीकी का विकास किया, अर्थात वर्तमान जैसा अपना घर बनाया, वर्तमान जैसे अपने आधुनिक सड़क मार्ग, यातायात के जितने भी वाहन या फिर रॉकेट इंजन, ये सभी जितने भी तकनीकी वाले ज्ञान थे उनका इन्होंने विकास किया। तो मानव ने प्रकृति के नियमों को समझ करके वर्तमान जो रूपरेखा बनाई है, वह रूपरेखा प्रकृति का मानवीकरण कहलाती है। अर्थात मानव का तकनीकी अपनाकर प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है? प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। तो प्रकृति का मानवीकरण होने पर क्या हुआ कि प्रकृति को मानव ने अपने अनुसार ढाल लिया। प्रकृति ने अनेक संभावनाएं दी अपन को और उन संभावनाओं में से मानव ने एक वांछित संभावना उठाना उचित समझा। इसी प्रकार इसी नियम को मान करके हमारे भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लांस ने एक वाद दिया जिसका नाम है संभववाद।
संभववाद का अर्थ यह है कि इसमें प्रकृति में अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं, उनमें से मानव जिसको चाहे उसको वह चुन सकता है और वांछित उससे संभावना को वह सफलतापूर्वक आगे पूरा कर सकता है। तो प्रकृति का मानवीकरण से तो जन्म हुआ है संभववाद का, और मानव का प्राकृतिकरण से जन्म हुआ विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद का। पर्यावरण निश्चयवाद के जो विचारक है रेटजेल, कुमारी सैंपल वगैरह अपन ने पढ़ रखे हैं वो है, और इधर हमारे संभववाद है, इस संभववाद के विचारक है विडाल डिला ब्लांस। अब क्या हुआ आगे चल करके, संभववाद और हमारा दूसरा वाद है पर्यावरण निश्चयवाद। इस पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद दोनों को मिला करके एक मध्य मार्ग ढूंढा, और मध्य मार्ग क्या होगा, नव निश्चयवाद। और नव निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, गिलफ्रिथ टेलर। और इसने ये कहा कि न तो मानव प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति मानव का दास है। अर्थात इन्होंने एक बीच की कड़ी निकाली है नव निश्चयवाद, और नव निश्चयवाद का मतलब है कि न तो प्रकृति मानव का दास है और न ही मानव प्रकृति का विजेता है। जैसे नव निश्चयवाद में मानव के जितने भी नियम हैं उनको प्रकृति को मानना है, और प्रकृति ने जितने भी नियम हैं बनाए हैं उन नियमों को मानव को मानना है। इसे रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी इन्होंने समझाया है। जैसे इन्होंने 3 मुख्य शब्द बताए, रुको और जाओ और तैयार। 3 शब्द मुख्य क्या है, जैसे आर का मतलब है कि सब जो ट्रैफिक लाइटें हैं, ट्रैफिक लाइटों की 3 प्रकार की बत्तियां होती है, एक लाल कलर की होती है तो इससे को उन्होंने कहा रुको, और एक है पीले येलो कलर की है, उसका मतलब है कि तैयार रहो, और एक है जी का मतलब ग्रीन अर्थात जाओ। हम जहाँ भी ट्रैफिक में जाते हैं तो 3 प्रकार की बत्तियां होती है, लाल बत्ती होती है हम गाड़ी को रोक लेते हैं, और जैसे पीली बत्ती होती है तो हम तैयार हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, और जैसे ही हरी बत्ती हो जाती है तो हम आगे चले जाते हैं। तो फिर ये प्रकृति भी यही कह रही है, प्रकृति भी यही कह रही है कि अरे भाई मानो तू कहाँ जा रहा है, रुको, मेरे नियमों को समझो, और जो उचित नियम लगे उस नियम की पालना करते हुए आप बढ़ो। अर्थात सतत पोषणीयता का नियम अपना करके, अर्थात आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अंश को बचा बचा करके मेरे साथ में अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करो। इस प्रकार से हमारे ये मुख्य वाद, जैसे एक तो पर्यावरण निश्चयवाद हो गया, और एक हमारा ये संभववाद हो गया, और एक हो गया अपना नव निश्चयवाद। ये प्रमुख वाद है, और इनके बाद में अपन इसके अलावा जो वाद है जैसे प्रसंभववाद है, अपवादवाद है या वातावरण निश्चयवाद है, उनकी बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।